हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएसआई ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। लास्ट क्लास की बात करें तो लास्ट क्लास में हमने कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट की थी और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ में हमने दो प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट करनी है। वी हैव डन रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर एंड सेकंड वन इज़ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स। और ये प्रॉपर्टीज़ रेस्पॉन्सिबल किसके कारण हैं? ये केवल और केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे हैं, क्योंकि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज इज डिपेंड इन नंबर ऑफ पार्टिकल, नॉट इन नेचर ऑफ पार्टिकल। इज इट क्लियर? तो उस कंडीशन को हमने दो पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर लिया था। बाकायदा आपको रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर एक्सप्लेन किया गया था। उसके बाद हमने सेकंड लिया था, वो आपका एलिवेशन था। दो प्रॉपर्टीज़ और रिमेनिंग है, आपको बताया गया था। वो दो प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करेंगे लेक्चर बाई लेक्चर। तो बात करते हैं आज की जो प्रॉपर्टीज़ है वो है आपकी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन हमने कंप्लीट कर लिया था, किस टाइप से वहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ था बॉइलिंग पॉइंट में। सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को कंपेयर किया था एक दूसरे के साथ। जब एक दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या वहाँ पर इफ़ेक्ट आ रहा है, उसको हमने ग्राफ से, एक्सप्लेनेशन से एंड न्यूमेरिकल वेज पे अपन ने सॉल्व किया था। और उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी हमने कही थी कि आपको जो भी हो सकता है वो आपको बताया गया था कि हाँ कि इसमें क्या क्या यूज़ होगा। इज़ इट क्लियर? अब हम आज स्टार्ट करने वाले हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट में हम तीसरी प्रॉपर्टीज़ आज स्टार्ट करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टीज़ इज डिप्रेशन। थर्ड प्रॉपर्टीज़ इज डिप्रेशन। अब डिप्रेशन क्या होता है ये भी आपको एक्सप्लेन करेंगे पॉइंट बाई, देखते जाएं आप। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, शॉर्ट में आप FE है बोल सकते हैं अपन। इज इट ऑल्सो कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। अब आज के टॉपिक स्टार्ट करने से पहले लास्ट लेक्चर में आपको जो क्वेश्चन बताए गए थे उनके आंसर मैं आपको बता देता हूँ, और जो भी आपको लेक्चर में आपको क्वेश्चन दिए जाएं उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। साथ साथ जो भी आपका डाउट है, जो भी आपका कन्फ्यूज़न है, ऑल्सो यू आस्क इन योर कमेंट बॉक्स। इज़ इट क्लियर? अब बात आती है कि उनके आंसर्स क्या हैं। तो उनके आंसर से पहले क्वेश्चंस कौन कौन से वो एक बार देख लेते हैं अपन। फर्स्ट वन था मोलैलिटी एंड मोलैलिटी पर अपन टेम्परेचर का इफेक्ट एक्सप्लेन कर रहे थे कि हाउ टू इफेक्ट मोलैलिटी एंड मोलरिटी बाय द टेम्परेचर। तो दोनों की कंडीशन एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट मोलरिटी, सेकेंड मोलैलिटी। कैसे टेम्परेचर से इफेक्ट होती है? देखो, अब एक तो सीधी सिंपल बात बता दूं कि ये टेम्परेचर से इफेक्ट ही नहीं होती, नॉट अफेक्टेड। मोलरिटी नॉट इफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। अभी आपको बताएंगे, लेकिन मोलरिटी इफेक्ट होती है। रीज़न क्या है? ध्यान से सुनना, लिसन केयरफुली। व्हाट इज द रीज़न ऑफ मोलरिटी एंड मोलरिटी इफेक्टेड बाय द टेम्परेचर? फर्स्ट वन इज मोलरिटी। मोलरिटी में हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M, और व्हाट इज द डेफिनेशन? व्हेन नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट मोल डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड मोलरिटी। तो इस कंडीशन में हमने सॉल्यूशन जो लिया है वो वॉल्यूम की कंडीशन में लिया है। मतलब आपका यहाँ पर ये सॉल्यूशन आया है, ये वॉल्यूम की कंडीशन में आया है। अब वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर से इफेक्ट होता है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये फैलेगा, मतलब एक्सप्रेशन करता है। किसी बीकर में लेकर पानी को गर्म करते हैं तो पार्टिकल्स जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि इस कंडीशन में अपन बात करें तो जब मैं इसको टेम्परेचर दूंगा तो इसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बिटवीन जो अट्रैक्शन है वो फैलेगा, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अब मैं इसको जब ठंडा करूंगा तो वेल नोन है, जो पार्टिकल दूर दूर जा रहे थे वो पास पास आ जाए। मतलब वॉल्यूम की कंडीशन पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। उससे क्या होगा, लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो अट्रैक्शन
एंड रिपल्सन। अट्रैक्शन मीन्स पास पास आते हैं और साथ साथ दूर दूर भी जाते हैं। व्हेन इंक्रीज द टेम्परेचर देन पार्टिकल्स गोइंग मेक द डिस्टेंसेस एंड व्हेन डिक्रीज द टेम्परेचर पार्टिकल्स कम्स टू क्लोज टू ईच अदर, जिससे मोलरिटी इफेक्ट होती है। वॉल्यूम बढ़ेगा, मोलरिटी कम हो जाएगी, वॉल्यूम घटेगा, मोलरिटी बढ़ जाएगी। ठीक है ना। टेम्परेचर बढ़ने से व्हेन इंक्रीज टेम्परेचर तो कैपिटल एम की वैल्यूज़ कम हो जाएंगी। व्हेन इंक्रीज डिक्रीज टेम्परेचर मोलरिटी की वैल्यूज़ बढ़ जाएंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि पास पास आ गए तो वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया तो कम वॉल्यूम में ज़्यादा अमाउंट सॉल्यूट डिजॉल्व है, तो उस कंडीशन में मोलरिटी पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, इस पे नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? नंबर ऑफ सॉल्यूट मोल डिजॉल्व 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। अब यहाँ पे जो कंडीशन है ना वो सॉल्वेंट की कंडीशन है, वॉल्यूम की कंडीशन है ही नहीं। तो सॉल्वेंट की कंडीशन वो भी ग्राम वैल्यूज़ में, मतलब मास में। अब मास जो है वो टेम्परेचर से इफेक्ट ही नहीं होता, ना तो फैलता है और ना ही सिकुड़ता है। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सप्रेशन इस कंडीशन में नहीं होगा, केवल और केवल वॉल्यूम की कंडीशन में होता है। वॉल्यूम की जितने भी आपके टर्म हैं उन पे सब पे टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन मास की कंडीशन पे टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता है। इज इट क्लियर? तो ये आपका आंसर है। मोलरिटी तो टेम्परेचर से इफेक्ट होती है, बट इन दिस केस मोलरिटी नॉट बी इफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। ये ध्यान रखना है आपको। सेकंड क्वेश्चन था आपका, सेकेंड वन इज लिमिटेशंस फॉर हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ क्या होता है, पहले तो ये डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। व्हाट इज द हेनरी लॉ? हेनरी लॉ का हमने गैस स्टेट में स्टडी किया था। व्हेन अप्लाई सम अमाउंट ऑफ द फ्लूइड्स ऑन द गैस देन डिजॉल्व डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रिक्शंस, मतलब गैस की जो मोल फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किससे होंगे? प्रेशर से। मीन्स हेनरी लॉ क्या था? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, दैट वन इज हेनरी लॉ। इज इट क्लियर? जितना प्रेशर अप्लाइड करोगे मोल फ्रिक्शन गैस के बढ़ते चले जाएंगे उसमें डिजॉल्वेशन पर। तो इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, वो क्या है? प्रेशर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फर्स्ट वन। प्रेशर नॉट बी हाई। सेकेंड वन, टेम्परेचर लो नहीं होना चाहिए, नॉट बी लोअर अमाउंट। टेम्परेचर ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। थर्ड वन, जो गैस आप डिज़ोल्व कर रहे हो किसी लिक्विड में उसका न तो कॉम्बिनेशन होना चाहिए, न ही किसी से रिएक्शन करना चाहिए, ना ही तो उसमें आयनाइजेशन होना चाहिए। मींस कह सकते हैं अपन लिक्विड में जाते आयनाइजेशन, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं फॉर हेनरी लॉज की। प्रेशर ज़्यादा नहीं, टेम्परेचर ज़्यादा कम नहीं, गैस जो डिज़ोल्व कर रहे हो वो आपके ना तो कह सकते हैं कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ना ही किसी से रिएक्शन करना चाहिए। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। इज इट क्लियर? तो हम कह सकते हैं ये हम करे 2 क्वेश्चन हो गए आज के लास्ट टाइम लेक्चर में, मतलब आज जब लेक्चर कब होगा उससे पहले आपको क्वेश्चन और दिए जाएंगे जिसके आंसर आपको सॉर्ट आउट करने हैं। हर लेक्चर में जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे वो उनके आपको सॉल्यूशन 100% नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएंगे, लेकिन आपको टाइम मिल रहा है तो उससे पहले आप उसको सॉल्व करें और उनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दें, जिससे हमें लगे कि हाँ आप इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हो या इंटरेस्ट ले रहे हो पढ़ाई। क्लियर? देखिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, वो है आपका डिप्रीजन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब डिप्रीजन मीन होता है यहाँ पर कम होना, डिक्रीज होना, घटना। कल एलिवेशन था, वहाँ तो बढ़ना था, यहाँ डिप्रीजन है तो यहाँ पर घटना हो गया, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आएगी। अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? जैसे कल आपको बताया गया था बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो फ्रीज विच टेम्परेचर व्हेन लिक्विड पार्टिकल कन्वर्ट इन सॉलिड, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। इज इट क्लियर? अदर वर्ड ऑल्सो सेड, अदर वर्ड में क्या कह सकते हैं? अदर वर्ड में कहेंगे व्हेन लिक्विड एंड सॉलिड प्रेशर या वेपर प्रेशर इज इक्वल, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। इज इट क्लियर? कंपेयर अब इस किससे करेंगे? लिक्विड का सॉलिड से करेंगे। कल हम कंपेरिजन किससे कर रहे थे? लिक्विड टू वेपर कर रहे थे। यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट है, मतलब टेम्परेचर कम होगा। विच पॉइंट लिक्विड कन्वर्ट इन सॉलिड, मतलब
पानी है बर्फ़ बनने लग जाए, दैट इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर। सेकेंड वर्ड में भी ये भी बोल सकते हैं अपन, व्हेन वेपर प्रेशर इक्वल लिक्विड एंड सॉलिड, दैट पॉइंट कॉल इज अगेन फ्रीजिंग पॉइंट। ऑल थिंग इज क्लियर। तो फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो गई। अब आती है एलिवेशन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये कैसे होगा उसको अपन एक ग्राफ से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, और ग्राफ कल जैसा ही है सेम। और किस किस के बिटवीन ग्राफ प्लॉट किया था कल हमने, ध्यान है कुछ, या लास्ट लेक्चर में किस किस के बिटवीन किया होगा? जो रेगुलर कंटिन्यूटी में रहे उसको तो पता ही होगा। इधर तो हमने टेम्परेचर यूज़ किया था, दैट प्लेस वी यूज़ वेपर प्रेशर, इस पे हमने वेपर प्रेशर यूज़ किया था। इज इट क्लियर? ये सारी चीज़ें हमने देख लिए थे। टेम्परेचर की कंडीशन लिख सकते हो, वेपर प्रेशर की कंडीशन लिख सकते हो, कोई नहीं है। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे यूज़ करते हैं। तो पहले हम सॉल्वेंट की कंडीशन लिखेंगे, देन सॉल्यूशन की। सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को ही कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि एक तो हमने प्योर कंडीशन ली है, एक हमने सॉल्यूट मिलाया है उसके अंदर, और सॉल्यूट मिलाकर सॉल्यूशन में क्या इफेक्ट जनरेट हुआ है बाय द सॉलिड पार्टिकल, बाय द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, उसका इफेक्ट अपन नोटिस कर रहे हैं। इज इट क्लियर? तो उस कंडीशन को अपन को देखना है। तो देखो कोई सॉल्वेंट है तो वो सॉल्वेंट यहाँ से फ्रीज होना चालू करता है और इस पॉइंट पे आके फ्रीज हो जाता है। फ्रीज मतलब जमना, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पे आके वो फ्रीज हो गया, ये सॉल्वेंट की कंडीशन है। आप चाहें और भी स्टार्ट करते हैं वो ले सकते हैं। लेकिन कोई सॉल्यूशन की कंडीशन है, स्टार्ट हमने इसी किया है, लेकिन हुआ क्या कि इस पॉइंट में आगे फ्रीज नहीं हुआ, वो थोड़ा आगे जाके यहाँ पे जाके फ्रीज हुआ। यहाँ पे जाके मतलब यहाँ पे जाके वो थोड़ा सा जमा, फ्रीजिंग पॉइंट आ गया मीन्स उसका। तो इस पॉइंट में ही आपको डिफरेंस क्रिएट हो रहा है कि इसका पॉइंट तो लेट आया है और इसका पॉइंट यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी आ गया। तो इस पे जो टेम्परेचर आएगा उसको नोट कर लेंगे अपन एक तो, और इस पे जो टेम्परेचर आएगा एक उसको नोट कर लेंगे, ठीक है ना। दोनों के वेपर प्रेशर इस पॉइंट पे जाके इक्वल हो रहे हैं, तो आप चाहें तो इनको भी मिला सकते हैं। तो मैं सॉल्वेंट की कंडीशन के लिए लिख रहा हूँ TF0, सॉल्यूशन की कंडीशन के लिए लिख रहा हूँ मैं TF ओनली, ठीक है ना। TF0 प्योर कंडीशन में सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे तो जो यूज़ हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट एंड दिस वन इज सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? तो सॉल्यूशन लेट फ्रीज हुआ है, जबकि सॉल्वेंट आपका अर्ली या जल्दी फ्रीज हो गया कंपेयर करने पर, ठीक है ना। इस केस पे यहाँ पे वेपर प्रेशर इतना आया है, यहाँ पे वेपर प्रेशर इतना आया है, मतलब इस पॉइंट पे आके इनका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा। आप चाहें तो इस पॉइंट को भी मिला सकते हैं कि इस पॉइंट पे जाके दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल हुआ है, इस पॉइंट पे जाके, ठीक है। तो मैं नेम देता हूँ, तो इसका कैपिटल A, इसका कैपिटल B, इसका कैपिटल ये थोड़ा आगे है या यहाँ पे वाले, तो C और D, इसको भी नेम देना चाहें तो आप इसको भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये एक डायग्राम हो गया। डायग्राम में अपन ने सॉल्वेंट लिया है, सॉल्यूशन लिया है। सॉल्वेंट प्योर कंडीशन में फ्रीजिंग पॉइंट उसका एज्यूम किया अपन ने TF0, सॉल्यूशन की कंडीशन में TF0 अपन ने एज्यूम किया है। इस कंडीशन में हम दे सकते हैं कि इस पॉइंट में जाके आपका सॉल्वेंट फ्रीज हो गया है, इस कंडीशन में जाके आपका सॉल्यूशन फ्रीज हो जाता है। दोनों की कंडीशन में इतना डिफरेंस आया है, इस डिफरेंस को ही अपन क्या बोलते हैं, डेल्टा TF। डेल्टा TF क्यों? क्योंकि इसमें डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में कितना आया है और किसके कारण आया है वो अभी देख लेते हैं। तो मैं सेम लास्ट लेक्चर के सेम एज इट इज़ लिख सकता हूँ, डेल्टा TF इजक्वल टू, इस बार ज़्यादा कौन है, TF0 की वैल्यू ज़्यादा है, TF की कम है। ये क्वेश्चन आप रिटर्न कर सकते हो। यहाँ पे डेल्टा V डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पर यूज़ हुआ है। देख लो सब क्लियर है आपका बोर्ड पे, देख सकते हो। वैल्यूज़ यहाँ से स्टार्ट करूँ तो 2, 4, 8, 10, 12,
तो 4 और 8 में डिफरेंस रहेगा, तो 4 का डिफरेंस आ गया ना। तो इसकी वैल्यूज़ 8 है, इसकी वैल्यू 4 है। डिक्रीमेंट करोगे तो जो भी डिफरेंस आएगा दैट इज कॉल्ड डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये क्यों हुआ कि ऐसा क्या हुआ सॉल्यूशन में कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट लेट आ रहा है? व्हाट इज द रीजन? रीजन है वही नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बिकॉज वी नो दैट इन द सॉल्यूशन सॉलिड सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज प्रेजेंट। जब नॉन वॉलेटाइल सॉलिड प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में वो इफेक्ट जनरेट करेगा। इफेक्ट जनरेट करेगा मीन्स एक तो वाटर को फ्रीज करो आप, H2O को फ्रीज कर दिया अपन ने, और एक इसके अंदर कोई सॉलिड पार्टिकल्स, मीन्स मैंने शुगर ही ऐड कर दी, शुगर प्लस H2 ऐड कर दिया, तो फ्रीजिंग पॉइंट जो आएगा वो इसका तो जल्दी आ रहा है, इसका लेट आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट है, मीन्स इसके अंदर ये सॉल्यूट प्रेजेंट है, जो कि अपने साथ साथ दूसरे के वेपर प्रेशर को भी कम करता है। इसका वेपर प्रेशर, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, इसका वेपर प्रेशर लाने के लिए थोड़ा आपको टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। इतना टेम्परेचर हमको कम करना पड़ा, तब जाके ये पॉइंट आया दोनों के लिए। क्लियर? तो ये ध्यान रखना। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि सॉल्यूट के कारण ही ये सब कुछ आया है, मीन्स सॉल्यूट पार्टिकल यहाँ पर इसके फ्रीजिंग पॉइंट को या सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीमेंट कर देते हैं। When non-volatile solute dissolve in solution, then solution freezing point decrease compared to या less than compared to solvent, pure solvent। ठीक है, तो ये रेस्पॉन्सिबल कौन है? डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। यही तो है मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसके कारण ही तो सब कुछ हो रहा है। एक्स ए इज द मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्यूट। सब चीज़ आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। एक्स ए इज मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्यूट। इज इट क्लियर? इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के, एक्स ए के प्लेस पे कल के लास्ट लेक्चर के सेम ही अपन यूज़ कर सकते हैं क्या? एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, सारी कंडीशन बताई गई है। मतलब एक्स ए के प्लेस पे एक्स ए की डेफिनेशन, नंबर ऑफ ए कंपोनेंट के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ मिक्सचर। इसमें हमने एज्यूम किया था डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट अमाउंट कम होता है, मीन्स एन ए इज लेस देन एन बी। इज इट क्लियर? अब एन ए इज लेस देन एन बी है, मीन्स यहाँ पे क्या रह गया? केवल डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एन ए अपॉन एन बी। यही तो रहा, ठीक है ना? अब एन ए अपॉन एन बी रहा। इस कंडीशन को हम आगे लेके चलते हैं। इनके प्लेस पे भी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। एन ए के प्लेस पे क्या आएगा? डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। एन बी के प्लेस पे व्हाट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ एन बी? डब्ल्यू वी एम बी। ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, तो वी ए अपन सॉल्यूट मान के चल रहे हैं। एक कंडीशन को हमने सॉल्यूट माना है, तो वैल्यूज़ क्या रह जाएंगी? डेल्टा टी एफ इक्वल टू के मल्टीप्लाई डब्ल्यू ए अपॉन एम ए मल्टीप्लाई एम बी, ऊपर चला जाएगा एम बी अपॉन डब्ल्यू बी। ये आपकी इक्वेशन सेम एज इट इज़ है कल के, बस एफ यहाँ पर जो डिनोट हो रहा है इट इज़ रिप्रेजेंटेड फ्रीजिंग पॉइंट। कल बॉइलिंग पॉइंट की स्टडी कर रहे थे, आज हम फ्रीजिंग पॉइंट की स्टडी कर रहे हैं। तो देखो एक बार अभी आगे चलते हैं। सारी चीज़ें आपकी क्लियर हैं, बोर्ड पे पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है, वो एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो। सिंपल और शूट भी बताया गया है आपको।
इसी को ही आगे ले अपन, आगे क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। आगे की बात करें तो कल हमने आपको बताया था कि इसमें हम मोलैलिटी यूज़ कर सकते हैं। सेम यहाँ पे भी मोलैलिटी यूज़ हो सकती है कि मोलैलिटी का फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई एम बी एंड मल्टीप्लाई स्मॉल एम इज़ मोलैलिटी। हम मोलैलिटी ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, मोलैरिटी यूज़ नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पर कौन है आपका मास ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है ना, ध्यान रखना। और मोलैलिटी नॉट अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। किसके प्लेस पे आया है स्मॉल एम, WA अपॉन MA एंड WB के प्लेस पे आया है। इसको भी अपन ने क्या लिखा था कल, के भी लिखा था, यहाँ पे KF लिख लेते हैं, तो K मल्टीप्लाई MB के प्लेस पे वी यूज़ KF। डेल्टा TF इक्वल टू KF मल्टीप्लाई स्मॉल m, दिस इज योर फाइनल वैल्यूज़, ठीक है ना। और डेल्टा TF directly proportional to small m, this is your last equation. In this place kf is molar depression constant. is it clear? इसको अपन जैसे कल उसको एल्बियोस्कोपी कांस्टेंट बोलते थे ना, इसको भी अपन बोल सकते हैं क्रायोस्कोपी कांस्टेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर KF जो यूज़ हो रहा है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्रायोस्कोपी कांस्टेंट। कल KB आ रहा था तो हम बोल सकते हैं उसको एल्बियोस्कोपी कांस्टेंट। क्लियर? तो ये वैल्यूज़ है। यूनिट भी लिख लेते हैं। अब देखो यूनिट लिखने से पहले आपको बता दूं कि डेल्टा TF में जितना चेंज आएगा वो केवल रेस्पॉन्सिबल कौन है, मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्यूट। मींस इसमें आपने जितना अमाउंट आप ऐड करते जाओगे उतना ही लेट फ्रीजिंग पॉइंट जनरेट होगा। सोचो इस सॉल्यूशन में मैंने 2 ग्राम ऐड किया, इसके बाद मैंने एक और सॉल्यूशन बनाया उसमें मैंने 4 ग्राम ऐड कर दिया, तो वेल नोन है इससे भी लेट फ्रीज होगा। एक 8 ग्राम का ले लिया, उससे भी लेट फ्रीज। तो जैसे जैसे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज होंगे देन डिक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट और डिले होता चला जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड हो रहा है। ये नेचर उसके सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं है। पार्टिकल कितना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, उसके बेस पे अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखो, मोलैरिटी भी इफेक्ट हो रही है उधर से, तो सारे फैक्टर हमको क्लियर हैं। यूनिट की बात करें तो यूनिट यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके लिए। KF की यूनिट है, यूनिट KF वही केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ठीक है ना, ध्यान रखना। एल्बियोस्कोपी कांस्टेंट एंड क्रायोस्कोपी कांस्टेंट ऑल्सो कॉल्ड दिस। तो ये एक पूरा एक्सप्लेनेशन और फुल आपका ये है डायग्राम, तो यू कैन राइट on from the board, then I will give you question, then we will solve the question. Clear? तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। मतलब थर्ड पॉइंट है आपका डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब किसी के फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आना, किस कारण आई है वो हमने एक्सप्लेनेशन किया है। तो देख लो एक बार, फिर आगे चलते हैं अपन। पूरा डेरिवेशन ऐसे कैसे कॉपी कर लो और ग्राफ बना लो। आई होप ग्राफ तो ऑलरेडी आपने बना लिया होगा, क्योंकि पहले भी आपको टाइम दिया गया था, उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन किया गया, तो एक्सप्लेनेशन छाप लो आप। देखो देखिए क्वेश्चन है, व्हेन 30.34.2 ग्राम शुगर ऐड इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट देन कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब आपका 34.2 ग्राम आपके लिए शुगर ऐड की गई है, किसमें,
1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। अब जो सॉल्यूशन फॉर्मेशन हो गया, अब जब सॉल्यूशन फॉर्मेशन हुआ है तो उस सॉल्यूशन में कितना डिप्रेशन आया है इन फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर, वो अपन को कैलकुलेट करवा रहा है। और आपको वैल्यूज़ दी गई हैं सिंपल एंड स्वीट सी KF की 1.84 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। इज इट क्लियर? तो पहले तो वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं, कौन कौन सी वैल्यूज़ गिवन है, उसके बेस पे अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो वैल्यूज़ में सबसे पहले KF की वैल्यूज़ हैं, तो कोई राइट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। वैसे तो आपको दिख रही है KF की वैल्यूज़ क्वेश्चन में गिवन है। ये वैल्यूज़ जो है वो किसकी है आपकी, ये आपकी WA की वैल्यूज़ हैं। WA की वैल्यू सॉल्यूट की है, कितना है 34.2 ग्राम शुगर ऐड किया गया है आपके लिए, ठीक है ना। और सॉल्वेंट का मास कितना दिया गया है, सॉल्वेंट का अमाउंट कितना गिवन है 1000 ग्राम वाटर, या कोई एज्यूम कर लो सॉल्वेंट यूज़ किया है, ठीक है ना। और उसमें आपसे कैलकुलेट करवा रहा है डिप्रेशन, डेल्टा TF कैलकुलेट करवा रहा है, KF की वैल्यूज़ गिवन है। तो सिंपल फॉर्मूला आपके लिए अभी अभी बताया गया था, डेल्टा TF इक्वल टू KF मल्टीप्लाई WA 1000 अपॉन MA एंड WV, यही फॉर्मूला था। KF आपका मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, WA आपके अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, MA इज़ अ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, WV इज़ सॉल्वेंट मास या अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। 1000 क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि ग्राम की कंडीशन यूज़ कर रहे हैं अपन, इसलिए सारी वैल्यूज़ पुट करो ज़रा। डेल्टा TF, KF की वैल्यूज़ कितनी हैं, KF कहाँ है, ये रहा, तो 1.86 मल्टीप्लाई WA कितना है 34.2 1000 अपॉन MA इज़ शुगर ऐड कर रखा है, तो शुगर का फॉर्मूला आपको पता ही है C12H22O11। इसका फॉर्मूला, इसका टोटल मास कैलकुलेट करते हैं तो आता है 342, ठीक है ना। शुगर का एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास कितना है 342, तो 342 एंड WV कितना है आपका 1000। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, पॉइंट बढ़ाया नीचे 10 आ गए, इससे ये कैंसिल हो गया, ओ हो 0.86 में 10 से डिवाइड करना है, तो 10 से डिवाइड करो या 2 0 बढ़ा के, तो कुछ पॉइंटों में आंसर आ रहा है आपका, ठीक है ना। कुछ 0 पॉइंट समथिंग 0.186 आंसर आ गया, दैट इज़ कॉल्ड डेल्टा TF हो गया आपका, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ गया। और ऐसे अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चंस हैं। यदि कोई और चीज़ आपसे पूछ सकता है, वो आपसे मोलर मास कैलकुलेट करवा सकता है, KF कैलकुलेट करवा सकता है, तो वो डिफरेंट वे पे कोई चीज़ गिवन होगी, कोई चीज़ गिवन नहीं होगी, उस बेस पे अपन को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। थर्ड प्रॉपर्टीज़ अपने कंप्लीट कर ली है विद क्वेश्चंस, और लास्ट प्रॉपर्टी रिमेनिंग है, वो कौन सी है आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोसिस। तो देख लो एक बार क्वेश्चन को, फिर मैं आपके लिए क्वेश्चन दे देता हूँ। कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो, कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है, ऐसा कोई टफ नहीं है कि हम पे कैलकुलेशन नहीं होगी, आप सब कुछ कर सकते हैं। क्वेश्चन है, आपको मोल फ्रिक्शन की यूनिट बतानी है। व्हाट इज़ यूनिट फॉर मोल फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, is it clear? What is the mean of 30 ppm and 35 ppb? Is it clear? इनके मीन्स बताने हैं, इनका मीन्स क्या है। What is the mean of 30 ppm? What is the mean of 35 ppb?
व्हाट इज़ द यूनिट फॉर मोल फ्रैक्शन के लिए क्या यूनिट यूज़ होती है वो आपको बताना है। और ये 2 क्वेश्चन आपके लिए है, सिंपल एंड शॉर्ट, और आपके आंसर कमेंट बॉक्स में आई होप मिल जाएंगे। तो आज के लेक्चर में हमने डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा एक ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ रिमेनिंग है, वो है आपका ऑस्मोटिक। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, कंटिन्यू स्टडी रखें, पॉइंट बाय पॉइंट आपके स्टडी करेंगे, माइंड में ज़्यादा डाउट्स क्लियर होंगे आपके। में सिलेबस की कोई ऐसा नहीं है कि एक मिक्सअप हो जाए, नहीं होगा। कब? जब आप कंटिन्यू मैनर में स्टडी कर रहे हो। कंटिन्यू मैनर जैसे आज हमने ये पॉइंट पढ़ लिया है, आज हमने ये लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, बाकायदा नोट्स फॉर्मेशन करो उसके। जब पर्टिकुलर वे में आप स्टडी करोगे 100% श्योर है आपके डाउट्स और आपकी स्टडी बहुत अच्छे मैनर में चलेगी, बहुत परफेक्ट वे में जाएगी। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना। थैंक यू वेरी मच फॉर योर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस।